देवभूमि में चौतरफा उठती सशक्त भू कानून की मांग के बीच भारी दबाव में आई धामी सरकार ने राज्य में भू कानून लाने का ऐलान कर दिया है। धामी सरकार अगले बजट सत्र में भू कानून लाने जा रही है, लेकिन सीएम धामी के इस ऐलान से पहाड़ की जनता संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। लोगों में अभी भी सरकार के खिलाफ नाराजगी है और उत्तराखंड के मूल निवासी ये मांग कर रहे हैं कि कानून बनाने से पहले ड्राफ्ट को जनता के बीच रखा जाए। जनता की राय के आधार पर ही भू कानून को लागू किया जाए। अगले साल होने वाले बजट सत्र में अब धामी सरकार सख्त भू कानून लागू करेगी। इस बात का ऐलान खुद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। धामी सरकार भू कानून के 2017 में किए गए नियमों और प्रावधानों में बड़े बदलाव करने जा रही है। सरकार का मानना है कि 2017 के भू कानून में तय किए गए नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से भू कानून कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में धामी सरकार अपने नए भू कानून में न सिर्फ नए नियम और शर्त लागू करेंगी, बल्कि पुराने भू कानून के कई प्रावधानों को बदला भी जा सकता है। तो क्या धामी सरकार के इस ऐलान के बाद उत्तराखंड में भू कानून पर आक्रोश की आवाज थम जाएगी? मौजूदा हालातों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीएम धामी ने भू कानून को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील है। लिहाजा अगले बजट सत्र के दौरान प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार प्रदेश में भू कानून लागू किया जाएगा। प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किए जाने को लेकर प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी का गठन पहले ही किया जा चुका है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित ये कमेटी भू कानून का प्रारूप तैयार कर रही है। सरकार सबकी भावनाओं का सम्मान करती है। कानून बनाने के लिए सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी, विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। उसके बाद ही सरकार सशक्त भू कानून लागू करेगी। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। ये भी संज्ञान में आया है कि साल 2017 में भू कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं, क्योंकि साल 2017 में किए गए बदलाव के मुताबिक जो अनुमति शासन स्तर पर दी जानी थी उसको बदलकर जिला स्तर पर किया गया है। साथ ही 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। लिहाजा इन प्रावधानों की भी समीक्षा की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो साल 2017 में भू कानून में किए गए प्रावधानों को समाप्त भी किया जा सकता है, ताकि इन प्रावधानों की वजह से बेरोक-टोक तरीके से जमीनों की जो खरीद फरोख्त और दुरुपयोग किया जा रहा है उसको रोका जा सके। जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। सीएम धामी ने भू कानून का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में एक कानून बहुत प्रचलित है, जिसमें नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है। प्रदेश में पहले से ही इस तरह का प्रावधान है, लेकिन देखा यह गया है कि इस कानून के बनने के बाद तमाम लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के अलग अलग नाम से जमीन खरीद ली है। ऐसे में जिस मकसद से प्रावधान किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा इस तरह से जितनी भी जमीन नगर निगम क्षेत्र से बाहर खरीदी गई है उन सभी जमीनों का विवरण तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की नजर ऐसी जमीनों पर भी है जिन्हें निवेशकों ने पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि व्यावसायिक गतिविधियों के नाम पर खरीदा, लेकिन उस जमीन का अन्य तरीकों से इस्तेमाल किया गया। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं,
ऐसी सभी जमीनें राज्य सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। राजस्व विभाग को ऐसी जमीनों का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि सीएम धामी ने यह भी साफ कर दिया है कि देवभूमि में निवेश करने वालों को भू कानून से कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है। भू कानून का मुद्दा उत्तराखंड में आखिर इतना बड़ा क्यों है, और जब पहले से ही एक भू कानून लागू है तो नए कानून की मांग आखिर क्यों की जा रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें भू कानून के पूरे इतिहास को समझना होगा। 9 नवंबर साल 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उसके बाद से ही राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर चर्चाएं होने लगी। लेकिन जमीन खरीदी पर पाबंदी लगाने की शुरुआत राज्य की तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने की। वहीं खंडूरी सरकार में जमीन को खरीदने संबंधित नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया। हालांकि जब राज्य में औद्योगिक विकास की बात होने लगी तो भू कानून के सख्त प्रावधान भी बेअर हो गए और सरकारों ने इस दिशा में कोई खास ध्यान नहीं दिया। यूपी से अलग होकर राज्य बने उत्तराखंड में पहले उत्तर प्रदेश का ही कानून चल रहा था, जिसके तहत उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर कोई पाबंदियां नहीं थी। लेकिन साल 2003 में एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था सुधार अधिनियम 1950, अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 अधिनियम की धारा 154 में संशोधन कर दिया, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति के लिए आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन खरीदने को ही अनुमति देने का नियम बनाया गया। साथ ही कृषि भूमि की खरीद पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया गया। नियम के मुताबिक 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया था। वहीं चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी किया गया। तिवारी सरकार ने यह प्रतिबंध भी लगाया था कि जिस परियोजना के लिए भूमि ली गई है उसे 2 साल में हर हाल में पूरा करना होगा। एनडी तिवारी सरकार ने 2003 में कानून तो बना दिया, लेकिन इंडस्ट्रीज के नाम पर जमीनों की तेजी से खरीद फरोख्त हुई। लेकिन धीरे धीरे इन जमीनों का इस्तेमाल उद्योग की बजाय आवासीय और निजी उपयोग के लिए होने लगा। जब मामला बढ़ा तो इसके विरोध में प्रदेश भर में आवाजें उठने लगी। नतीजन बीसी खंडूरी सरकार ने साल 2007 में भू कानून में संशोधन नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया। खंडूरी सरकार ने आवासीय मकसद से 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद की अनुमति को हटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। हालांकि भू कानून को लेकर तिवारी सरकार के अन्य प्रावधान पहले की तरह लागू रहे। इसके बाद भू कानून में बड़ा बदलाव साल 2018-19 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में हुआ। त्रिवेंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के मकसद से पहाड़ों में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया। इसके अलावा किसान होने की बाध्यता को भी हटा दिया गया। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सरकार ने कृषि भूमि का भू उपयोग बदलने के काम को भी आसान कर दिया। पहले ये नियम पर्वतीय क्षेत्र में लागू किया गया था, बाद में मैदानी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में बाहरी लोगों के द्वारा उद्योगों के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी जाती रही और फिर उस भूमि का उपयोग आवासों के निर्माण में धड़ल्ले से किया जाने लगा। देवभूमि में डेमोग्राफी की तेजी से बिगड़ने की ये भी एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। उत्तराखंड के लोग एक मजबूत और सशक्त भू कानून के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अलग अलग सामाजिक संगठन इसके लिए समय समय पर आंदोलन भी करते रहे हैं। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने भू कानून के लिए पूरी दमदारी से आवाज बुलंद की है। वहीं सीएम धामी के ऐलान को लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भू कानून के लिए जब जब स्वाभिमान रैली होती है तो सरकार जनता को बरगलाने की कोशिश में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि भू कानून का ड्राफ्ट जनता के सामने रख दिया जाना चाहिए और बिना जनता की सहमति के कोई भी कानून पारित नहीं किया जाना चाहिए। मूल निवास और भू कानून को लेकर 29 सितंबर को ऋषिकेश में एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है और इससे पूर्व आज एक बार फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब उनका बयान भू कानून को लेकर आया हो। जब जब उत्तराखंड में महारैलियां होती हैं उससे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं, लेकिन आज तक सशक्त भू कानून की दिशा में सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। भू कानून को लेकर सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। आज तक क्यों नहीं उस रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक किया गया? जनता को भी बताया जाए कि उस कमेटी में आखिर ऐसा है क्या वास्तव में जो रिपोर्टें हैं
वो जनता के पक्ष में है या भूमाफिया के पक्ष में है? जनता को भी इस बारे में पता चलना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, इसी के बाद कोई भी विधेयक पारित करे। तो मैं यही कहना चाहता हूं धामी जी से, अगर आपने इस माटी का अन्न खाया है, अगर इस माटी ने आपको कुछ दिया है, तो आप इस तरह से जनता को बिल्कुल भी मत बदलाइए। हम देख रहे हैं आपको कई वर्षों से, जब जब इस प्रदेश में आंदोलन होते हैं आप कहते हैं हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं, जब विधानसभा सत्र होते हैं तब आप अपने वेतन भत्ते बढ़ाते हैं। ये मजाक अब इस राज्य में बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक इस राज्य में मजबूत भू कानून नहीं लागू होगा, जब तक इस प्रदेश में मूल निवास 1950 की व्यवस्था नहीं हो जाती है, मूल निवासियों को इस प्रदेश में उनके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, यह आंदोलन निरंतर गति से आगे बढ़ता रहेगा। मैं आम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, 29 सितंबर को भारी से भारी संख्या में आपको ऋषिकेश पहुंचना है। एक बड़ी महारैली होने जा रही है, आप सबकी हिस्सेदारी से। वह दिन दूर नहीं होगा जब हमें अपने राज्य में मजबूत भू कानून मिलेगा और मूल निवास का अधिकार इस राज्य में मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने भू कानून को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार से श्वेत पत्र जारी करके ये बताया जाए कि बीजेपी के शासन में बाहरी लोगों ने स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के नाम पर जो जमीन खरीदी है, उसमें कितने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बने हैं। कांग्रेस कह रही है कि उत्तराखंड में सबसे बेहतर भू कानून एनडी तिवारी की सरकार लेकर आई। भू कानून के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य हमने सुना भी और पढ़ा भी। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में भू कानून सबसे बेहतरीन, सबसे सशक्त न्यायदत्त तिवारी जी की सरकार लेकर के आई थी। इससे बेहतर कानून राज्य में हो नहीं सकता था। न तो निवेश रुक रहा था, न किसी को हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे राज्य में मत आओ तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आओ। अगर आपको मकान बनाना है तो आप 500 वर्ग मीटर ले लो। ये कानून था तिवारी जी का। उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेकर के और 2000 आज की तारीख तक जो सरकारें रही, त्रिवेंद्र सिंह जी की, तीरथ सिंह जी की, पुष्कर सिंह धामी 1, पुष्कर सिंह धामी 2, इन सरकारों ने इनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। 2002 से लेकर अब तक राज्य में जिन जिन लोगों ने जिन जिन प्रयोजनों के साथ जमीन खरीदी है, उसका उपयोग किसके लिए किया, किन लोगों ने जमीन खरीदी है, कितनी जमीन बिकी है, किस किस ने जमीन खरीदी है, ये सारा व्हाइट पेपर में आना चाहिए। श्वेत पत्र की हम मांग कर रहे हैं। देवभूमि में जनसंख्या संतुलन और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त भू कानून लागू किया जाना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि डेमोग्राफी बिगड़ने के साथ साथ पहाड़ों पर अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देवभूमि के मूल निवासी सरकार से बेहद नाराज हैं। हालांकि सूबे की सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम धामी भू कानून को लेकर गंभीर हैं और लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। धामी सरकार भू कानून में नए और सख्त प्रावधान लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति गलत तरीके से उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएगा। भू कानून को लेकर नियम और प्रावधान तो पहले भी सरकारों में लागू होते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन नियमों को सही ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करने की है। तो क्या धामी सरकार इस चुनौती को पार कर पाएगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड और देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।